हमने पढ़ा कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, ट्रांसफर किसे। अब हम आज सबसे महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास भी आपको धमकाया था, डराया था कि जरा सावधान रहना अगली क्लास में। वो है कैपिटल गेन का नेचर क्या होगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म। कैसे पता लगाएं कि आपकी बेची गई प्रॉपर्टी, बेचा हुआ कैपिटल एसेट आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेकर आया है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 2024 के बजट से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हालांकि नेक्स्ट ईयर से फिर ये आसान हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर का क्या भरोसा। डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया तो फिर वो अलग ही डायमेंशन में चला जाएगा। तो 2024-25 का जो ड्यूरेशन है, जो प्रीवियस ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, इस पीरियड में जो भी कोई कैपिटल एसेट बेचेगा, भर के कंफ्यूजन है। क्या क्या कंफ्यूजन है सुन लीजिए। पहला कंफ्यूजन कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करें। दूसरा कंफ्यूजन कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे करें, क्योंकि बंटवारा इसी साल हुआ है। जी हाँ, बंटवारे में जानते हैं ना, बंटवारा जब होता है, पार्टीशन होता है किसी भी, चाहे वो देश का हो या फैमिली का हो, भगवान ना करे, तो जब भी कभी पार्टीशन होता है, बिजनेस का हो, तो बड़ी समस्या आती है पार्टीशन में। तो समझ लीजिए मित्र, ये पार्टीशन पीरियड है जिसमें भर के समस्या आने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक इसे सुने, समझें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरी काम याद करें। क्योंकि सुनेंगे तो समझेंगे, लेकिन समझेंगे तो याद रह जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो सुने ध्यान से ताकि समझ आए, और समझ आने के बाद रिवाइज करें अच्छे से ताकि वो याद रह जाए आपके एग्जाम तक। ये है पार्टीशन का पीरियड मेरे दोस्त, और यहीं आने वाली है मुसीबत। वो जो बजट आया ना, बजट आया, सरकार बनी, तो बजट भी जो आया वो टुकड़ों में आया, मतलब बीच में, जुलाई में आया है ना। तो एक जुलाई की डेट हमें हाईलाइट करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये वो डेट है, 23 जुलाई। ये है बंटवारे का डेट, 23 जुलाई से के बाद और 23 जुलाई के पहले। ऐसे चलेगी कहानी। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 साल से ज्यादा पीरियड तक रख के बेचोगे तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म, लेकिन मैं ये किस पीरियड के लिए कह रहा हूं ये भी बोलना पड़ेगा। तो दो कानून आपको एक साथ समझना पड़ेगा। इस 24-25 के ईयर में ही समस्या है, अगले वर्ष से ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, लेकिन जो है कंफ्यूजन वो तो रहेगा ही। तो सुनिए, अगर ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड, अगर ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड, तो यहां पर अगर ट्रांसफर हुआ है, इस नए पीरियड में अगर ट्रांसफर हुआ है, इस नए पीरियड में ट्रांसफर की डेट आई है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो है 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। दो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 12 महीने और 24 महीने। 12 महीने है किस किस के लिए, जरा गौर करिएगा। 12 महीने का पीरियड जो आप चेक करेंगे, वो आप चेक करेंगे लिस्टेड सिक्योरिटी। बताइए, जब मैं सिक्योरिटीज कह रहा हूं तो क्या मैं शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड सब कुछ बोल रहा हूं? यस। लिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब म्यूचुअल फंड भी। एक मिनट, तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड लिस्टेड अगर हुए तो 12 महीने के टाइम पीरियड में आएंगे। मैं बताऊंगा 12 महीने का मतलब। इसके बाद
अगर यूटीआई के यूनिट्स हैं तो चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो 12 महीने के टाइम पीरियड को देखेंगे। अगर वो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो 12 महीने के पीरियड को देखेंगे, और अगर वो जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड, तो 12 महीने के पीरियड को देखेंगे। अब तीन जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, ये लिस्टेड हो तो भी 12 महीने देखना है, नॉन लिस्टेड हो तो भी 12 महीने देखना है। लेकिन जो मैंने लिस्टेड सिक्योरिटी बोला, इनके अलावा, इन तीन के अलावा जो सिक्योरिटीज हैं, चाहे कोई भी सिक्योरिटी ले लीजिए, शेयर ले लीजिए, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, अदर म्यूचुअल फंड है, अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। जैसे यहां पर एक तो यूटीआई के सभी म्यूचुअल फंड कवर्ड हो गए, यूटीआई के जितने भी प्रकार के म्यूचुअल फंड है वो इसमें आ गए। दूसरा, यूटीआई के अलावा जो दूसरी कंपनी है उनके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यहां आ गए। सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है बताऊंगा मैं, लेकिन मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, तो 12 महीने का पीरियड देखेंगे या 24 मंथ्स देखेंगे। अगर आपका म्यूचुअल फंड लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो 12 महीने देखेंगे, अदरवाइज 24 महीने देखेंगे। 24 महीने किसके लिए बचा? इनके अलावा कोई भी अदर कैपिटल एसेट, इसके अलावा कोई भी दूसरे कैपिटल एसेट्स आपको जो भी नजर आए जो इसमें नहीं कवर्ड है, जो चार मैंने बताए, इनके अलावा जो भी आपको नजर आए उसके लिए 24 महीने का टाइम पीरियड देखेंगे। अब ये 24 और 12 क्या है बता देता हूं। 12 महीने तक रख के बेचा, 24 महीने तक रख के बेचा तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। इस 12 और 24 के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों ना हो। 12 महीने से ज्यादा, 24 महीने से ज्यादा। तो अगर आपने 24-25 के ईयर में 23 जुलाई या उसके बाद ट्रांसफर की डेट आपकी आई है, तो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चेक करने के लिए 12 और 24 महीने देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने, समझ लीजिए इस टाइम पीरियड में आपने बेचा बिफोर 23 जुलाई 2024, बिफोर 23 जुलाई 2024, इससे पहले अगर आपने कैपिटल एसेट बेचा तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, इसके लिए हमें यहां पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने भी देखनी है, 24 महीने भी देखनी है और 36 महीने भी देखनी है। दोस्त यही तो आफत है, यही तो सरदर्दी है। तो एक हेडेक वाली बात होगी। चलिए सर 12, 24 और 36 कब देखनी है, कैसे देखनी है वो बता दीजिए। चलो उस पर आते हैं। देखो, अगर आपने तेईस जुलाई ऑनवर्ड ट्रांसफर किया तो चार चीजों के लिए आप 12 महीने देखोगे और अदर एसेट्स के लिए 24 महीने देखोगे। करेक्ट है जो अभी अभी हमने चेक किया। सर यहां पर आपने अदर देन यूनिट लिख के काटा है, इसका क्या मतलब? असल में पुराने नियम में अदर देन यूनिट्स थे जो सरकार ने काट दिए। इसका मतलब यूनिट भी अगर लिस्टेड है तो पॉइंट नंबर 1 में आएगा। इसको मैं 1 बना देता हूं, 1, 2, 3 और 4। तो पुराने नियम के मुताबिक सिर्फ यूटीआई के यूनिट और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट के लिए ही 12 महीने देखना था। बाकी सभी म्यूचुअल फंड के लिए हम 36 मंथ देखते थे पुराने नियम में, जो आज भी अप्लाई करना है। 23 जुलाई से पहले अगर बेचा तो पुराना नियम अप्लाई होगा। पुराने नियम में म्यूचुअल फंड सिर्फ 2 ही प्रकार के 12 महीने के टाइम पीरियड में आता था, बाकी सब 36 मंथ में आता था। नए नियम में उन्होंने कहा कि क्या म्यूचुअल फंड और क्या शेयर लिस्टेड है तो उसे पकड़ लो, यूटीआई के म्यूचुअल फंड है उसे पकड़ लो, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसे पकड़ लो, जीरो कूपन बॉन्ड है उसे पकड़ लो। ये सब 12 महीने के पीरियड में जाएंगे, बाकी जो भी बचा वो 24 महीने के पीरियड में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड होगा। पुराने नियम ये रहे, जहां पर उन्होंने लिखा था नंबर 1, लिस्टेड सिक्योरिटी बट अदर देन
यूनिट यानी अदर देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में सिर्फ दो ही आ रहे थे, एक यूटीआई के यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। यही दो म्यूचुअल फंड पहले 12 महीने में देखना होता था, और चौथा था जीरो कूपन बॉन्ड। यहीं पर सरकार ने बस ये वाली लाइन काट दी और इनको भी काट दिया और अदर एसेट्स को 24 महीने कर दिए। ये बन गया नया नियम। हालांकि मैं इसे इरेज कर रहा हूं, समझ रहा हूं, ठीक है। तो पुराने नियम में ये चार चीजें तो 12 महीने देखते थे। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर, शेयर सिर्फ शेयर, डिबेंचर नहीं, अनलिस्टेड शेयर और लैंड बिल्डिंग 24 महीने देखते थे, बाकी एसेट्स 36 मंथ। ये था पुराना और ये है नया। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनोगे तो समझोगे, लेकिन समझोगे तो याद रह जाएगा ये जरूरी नहीं है, याद तो करना पड़ेगा। और एग्जाम में भगवान से मनाना है कि 23 जुलाई के बाद बेचा गया हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। वो 23 जुलाई के पहले का भी पीरियड दे सकते हैं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, अगर मैं पेपर बनाता या कोई भी प्रोफेशनल, अगर हम बात करें, व्यूज लें, तो लॉजिकल है कि पेपर में बच्चों को नए नियम पूछने चाहिए। पेपर बनाने वाले को भी दिख रहा है कि लॉ ड्यू टू इलेक्शन ईयर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर 2024 इलेक्शन ईयर नहीं होता तो एक अप्रैल से ही सारी चीजें लागू हो जाती। तो इलेक्शन ईयर के वजह से बच्चों को परेशान ना किया जाए। तो उम्मीद तो यह है कि एग्जाम में नए नियम ही पूछे जाएंगे, मतलब ट्रांसफर होगा 23 जुलाई ऑनवर्ड। लेकिन मैंने अपने बुक में 23 जुलाई के पहले के ट्रांसफर को भी कंसीडर करके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो इमरजेंसी के लिए, कि आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि इतनी ही समस्या थोड़ी है, इतनी समस्या होती तो आप हजम कर लेते। अभी और समस्या है। पार्टीशन के पहले, पार्टीशन तो समझ गए आप, पार्टीशन के पहले अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन का तरीका अलग है, और पार्टीशन के बाद बेची है तो कंप्यूटेशन का तरीका अलग है। आपने सुना होगा बजट जब आया तो बजट के बाद बहुत हंगामा हुआ कि इंडेक्सेशन सरकार ने खत्म कर दिया कैपिटल गेन। फिर सरकार ने दोबारा से अपने बजट को रेक्टिफाई करके दोबारा से उनको ठीक किया, और जो दोबारा ठीक हुआ वो और आफत हो गई। भाई 23 जुलाई से पहले लॉन्ग टर्म को इंडेक्सेशन सरकार देती थी। इंडेक्सेशन एक बेनिफिट है। इंडेक्सेशन का क्या मतलब है, आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी 6 साल पहले, आज उसे आप 30 लाख में बेच रहे हो। देखने वाला कहता है कि जी 20 लाख का प्रॉफिट है। 10 लाख की प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, 30 लाख में बेच रहे हो, तो 20 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, देखने वाले कहते हैं। बट गवर्नमेंट का कहना था सिंस इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट हम इनको देंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट में यह होता था कि जो 10 लाख की खरीदी थी आपने 6 साल पहले, आज की डेट में महंगाई के कारण वो 10 लाख कितने रुपए का है। मतलब अगर महंगाई को देखा जाए तो वो 10 लाख रुपए की वैल्यू आज कितनी है, मान लेते हैं 18 लाख है आज। तो आपने जो 30 लाख में बेचा तो आपका जो रियल गेन होगा वो सिर्फ 12 लाख कंसीडर्ड होगा, ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन अमाउंट। ये है इंडेक्सेशन। और गवर्नमेंट इंडेक्सेशन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को देती थी बेनिफिट। शॉर्ट टर्म में तो सिंपल, जितने में बेचा जितने में खरीदा उसका डिफरेंस इज योर कैपिटल गेन। बट लॉन्ग टर्म में सरकार कहती थी कि जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा नहीं, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इन्फ्लेशन की वैल्यू से आज की डेट में लाएंगे और वो आपकी कॉस्ट बना देंगे, तो एक कॉस्ट आपका इनहेंस हो जाता है, इसलिए आपकी इनकम कम हो जाएगी, टैक्सेबल, और टैक्स बच जाएगा। अब जब बजट आया तो बजट में सरकार ने क्या किया, 23 जुलाई के बाद इंडेक्सेशन हटा दी कि अब इंडेक्सेशन का हम बेनिफिट नहीं देंगे। आपको गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, में गुस्सा आ जाता है गवर्नमेंट के प्रति,
बजट के बाद तो आपको नहीं आया था गुस्सा, क्योंकि उस समय आपको नहीं पता था इंडेक्सेशन का क्या मजा है। हाँ, जोश जोश में बाकी सब हंगामा कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं चीजों को, तो आप भी हाँ ठीक कह रहे हैं, इंडेक्सेशन खराब कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया बजट। अभी आप समझे इंडेक्सेशन क्या होता है। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट सरकार ने डिनाई कर दिया 23 जुलाई ऑनवर्ड बजट में, जब बजट पेश किया, जब पास हुआ नहीं, जब पेश किया। लेकिन आपको गुस्सा इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट डिनाई करके आपका टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया। लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट होता था 20%, उसे 12.5% कर दिया। तो 20% को 12.5% कर दिया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया, क्या दिक्कत? वैसे भी आपका टैक्स ओवरऑल सेम ही आ रहा है। हो सकता है कि नए नियम में टैक्स रेट कम आए। मैंने क्वेश्चन बनाया है, आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट के बजट से इंपैक्ट क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। बट हमने कहा ना जी ना जी, ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे कैसे हटा दोगे। बात होती है ना, एक ने बोला तो 10 ने भी साथ में हाँ में हाँ मिला दिया। ऐसा ही हुआ और बजट के बाद पूरे देश में आग की तरफ फैल गया मामला कि गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है, फालतू में वोट दे दिया हमने इनको जिताना बेकार हो गया। बताओ जी, इंडेक्सेशन हटा दिया, ये तो बहुत गजब हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप जीते। लैंड बिल्डिंग के लिए समस्या देखिए कितनी मुश्किल हो गई स्टूडेंट्स के नजर से। गवर्नमेंट ने जब बजट पास किया, पेश किया, तो बताया कि इंडेक्सेशन नहीं देंगे। जब बजट पास हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, लैंड बिल्डिंग में 23 जुलाई के बाद अगर बेचोगे, 23 जुलाई के बाद जब मैं बोलता हूं समझिए 23 जुलाई या उसके बाद, 23 जुलाई ऑनवर्ड्स जब आप बेचोगे लैंड बिल्डिंग और आप रेजिडेंट हो इंडिया के, कंडीशन भी सुनते चलिए, आप रेजिडेंट हो, आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, वोटर बैंक, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, रेजिडेंट हो इंडिया के, तो लैंड बिल्डिंग में जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 23 जुलाई ऑनवर्ड्स, तो यू हैव चॉइस कि आप ओल्ड प्रोविजन से इंडेक्सेशन करके 20% टैक्स दो, या न्यू प्रोविजन से विदाउट टेकिंग इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स दो। यू हैव चॉइस। अब बताइए, यू हैव चॉइस बोल तो दिया, स्टूडेंट्स के नजर में डबल काम नहीं हो गया? एग्जामिनर कहेगा जरा चेक करना तो किसमें ज्यादा फायदा है, तो आप पता चला कि इंडेक्सेशन भी करना सीखोगे। इंडेक्सेशन करना आपको दो कारण से सीखना है। एक तो ये कारण है कि 23 जुलाई के बाद अगर इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट है और लैंड बिल्डिंग उन्होंने बेची है, तो उनके पास चॉइस है कि वो इंडेक्सेशन ले या ना ले। अगर लेंगे तो 20% टैक्स देना पड़ेगा और इंडेक्सेशन नहीं लेंगे तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको इस कारण से इंडेक्सेशन सीखना पड़ेगा, कैसे इंडेक्सेशन होता है। और दूसरा, 23 जुलाई से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बिकी है तब तो पुराने नियम थे। इसका मतलब आज आपसे अगर कोई पूछे कि कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या है, क्या ना ना, ना नहीं बता सकते। इस टाइम पीरियड के लिए तो बता ही नहीं सकते टैक्स रेट क्या है कैपिटल गेन का इस टाइम पीरियड के लिए ना। आप ये बताइए 23 जुलाई के बाद बेचा है कि पहले बेचा है? पार्टीशन से पहले टैक्स रेट अलग था, पार्टीशन के बाद टैक्स रेट बदल गया। तो हम देखेंगे क्या टैक्स रेट है। टैक्स रेट चैप्टर में भी आपको मैंने पढ़ाया है, यहां भी मैं उसको रिकैप कर दूंगा कि क्या है रेट। लेकिन फिलहाल हम इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के ऊपर चल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज आपकी क्लियर कर दी मैंने, क्या बताइए क्या क्लियर कर दिया? कि आपको क्वेश्चन में जब ये पूछा जाएगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, मे बी एमसीक्यू में आ जाए, मे बी बड़े क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करोगे आप पहले, तो वो आप क्लियर कर रहे हो कि नए टैक्स पीरियड, नए टाइम पीरियड में जब आप बेचोगे तो 12 और 24 महीने देखना है, पुराने के लिए 12, 24 और 36 देखना है। और ये रहा आपका वो मास्टर टेबल जहां से आप तय कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे आएगा। बताओ अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो दूसरे मुद्दे पर आए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्लियर है तो दूसरे मुद्दे पर आए। यहां पर आपको एक चीज बताकर चलूंगा, हालांकि ये आगे काम आएगा, आगे आपके स्टडी का पार्ट बन जाएगा, खुद ही बन जाएगा स्टडी का पार्ट। अभी आप ये नहीं भी सुनोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी सुन के चलो।
याद रखो ना रखो, सुन के चलो। जो बिजनेस एसेट्स डेप्रेशिएबल होते हैं, डेप्रेशिएबल एसेट जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं, बिजनेस यानी प्रोफेशन ऑल्सो, जैसे कि मशीन है, एसी है, फर्नीचर है, जो बिजनेस में यूज हो रहा है, उसको जब भी बेचेंगे तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। नो नीड टू चेक पीरियड ऑफ होल्डिंग। कितना पुराना ये देखने की जरूरत नहीं है। कानून बना है कि इनको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही बोलना है। लॉजिक इसका मिलेगा आपको, लेकिन अभी नहीं। पीजीबीपी चैप्टर में, पीजीबीपी के चैप्टर में इसकी कैलकुलेशन भी आपको मिलेगी और इसका लॉजिक भी मिलेगा कि क्यों ऑलवेज शॉर्ट टर्म है। तो फिलहाल ये मानकर चलिएगा कि जो डेप्रेशिएबल एसेट बिजनेस में यूज होते हैं, उसे जब भी बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म आएगा, उस पर लॉन्ग टर्म का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, एक होता है मार्केट लिंक डिबेंचर। ऐसा डिबेंचर जिसका ब्याज निफ्टी, सेंसेक्स या निफ्टी का कोई भी इंडेक्स ले ले, उस पर डिपेंड करता है। यानी कंपनी कहती है कि इस डिबेंचर पर ब्याज कितना होगा ये हम फिक्स नहीं करते। मान लेते हैं कि आईटी सेक्टर, शेयर बाजार का आईटी सेक्टर का जो रिटर्न होगा हम वही ब्याज देंगे। तो किसी भी इंडेक्स को वो पकड़ के उसके ब्याज के साथ कनेक्ट कर देंगे और कहेंगे इस डिबेंचर का ब्याज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करेगा। इसे कहते हैं मार्केट लिंक डिबेंचर्स। दूसरा होता है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। समय आने पर हम सीखेंगे। सेक्शन 50AA के अंदर सीखेंगे कि ये क्या होता है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अनलिस्टेड बॉन्ड, ये तो आप जानते ही हो क्या होता है, और अनलिस्टेड डिबेंचर, ये भी आप जानते हो क्या होता है। यहां भी आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक नहीं करनी। ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ना 12 देखना है ना 24 देखना है, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ओके। मैं अभी फिर से बता देता हूं, इसके लिए आपको एक सेक्शन ये वाला पढ़ने को मिलेगा जो कि अभी पेंडिंग है, और ये आपको सीखने को मिलेगा पीजीबीपी के चैप्टर में। अब हम आते हैं कैपिटल गेन निकालने का तरीका क्या है। कैपिटल गेन निकालने का तरीका ये है, तरीका मेथड सेक्शन 48 बताता है कि कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट किया जाए। सेक्शन कौन सा है? 48। सेक्शन 48 बताता है सेल कंसिडरेशन लीजिए सबसे पहले। इसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी बोलते हैं। तो ज्यादा अच्छा शब्द क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन? स्टूडेंट्स की नजर से देखिए तो ज्यादा अच्छा क्या वर्ड है, सेल कंसिडरेशन। बट जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो वहां पर आपको दिखेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन नहीं दिखेगा। वहां लॉ की लैंग्वेज लिखेगी, तो लॉ की लैंग्वेज आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिकली भी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज लिखी होती है। पता चला आईटीआर आप फाइल कर रहे हो और सेल कंसिडरेशन ढूंढ रहे हो, तो वहां लिखा होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज सेल कंसिडरेशन। जिसमें अगर आपने कुछ बेचते समय ब्रोकरेज वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, कमीशन वगैरह पे किया है, तो दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम सेल कंसिडरेशन, नेम एज कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। और अब जो बचेगा उसे कहेंगे नेट सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? नेट सेल कंसिडरेशन। वहां से दो चीजें माइनस होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आपका कैपिटल गेन आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। गौर कीजिएगा, तो मैंने परचेज कॉस्ट नहीं बोला, मैंने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आपने अगर बिल्डिंग 40 लाख की खरीदी, ब्रोकर को 50,000 रुपए दिए, देना पड़ता है ना, और रजिस्ट्रेशन कराने में 2 लाख रुपए खर्च हुए, तो आप अपनी परचेज कॉस्ट तो 40 लाख बोलो, बट लॉ मेकर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलता है 40 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000। जो भी अमाउंट आप इनकर्ड करोगे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, दैट मस्ट बी एडेड विद योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा, उसे जोड़ देंगे।
चाहे वो आप बिल्डिंग की बात करो, जमीन की बात करो, शेयर की बात करो, आपने शेयर खरीदी, ब्रोकरेज लगा, ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब निकाली जाएगी तो उसमें ब्रोकरेज ऐड करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। इसीलिए ये वर्ड यूज किया जाता है और आप एग्जाम में इस वर्ड को बदल नहीं सकते, बदलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप इसकी जगह पे परचेज कॉस्ट या कॉस्ट ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा पूरा COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? जब आप खरीदते हो और जब आप बेचते हो उसके बीच में अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का एडिशन किया है उस प्रॉपर्टी पर, देखिए शेयर है, इन सब पे तो इंप्रूवमेंट कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जमीन, मकान, अब जमीन को आपने बाउंड्री से घिरवा दिया, तारें लगवा दी, तो वो भी एक इंप्रूवमेंट का पार्ट है। आपने बिल्डिंग के अंदर एक मंजिल और बनवा दिया, 2 कमरे और बनवा दिया, दीवार तोड़वा के नया बनवा दिया, बड़ा बनवा दिया, तो वो जो भी कैपिटल नेचर की चीजें आप इनकर्ड करोगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कितना आसान है कैपिटल गेन निकालना, देखो खुद से निकाल सकते हो आप। सेल कंसिडरेशन ले लिया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस कर दिया, सेल कंसिडरेशन ले लिया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। नए बजट में तो सरकार यही चाहती है कि आपको, हर व्यक्ति को, आम जनता को भी पता चल जाए कैसे कैपिटल गेन निकालना है, कुछ भी नहीं। इंडेक्सेशन निकालने में दिक्कत होती है, गवर्नमेंट ने कहा हटा ही देते हैं उसको, बट अब माने नहीं, तो ठीक है अब झेलिए, इंडेक्सेशन कहीं कहीं पर है भी। तो फिलहाल यह शॉर्ट टर्म का तरीका है, शॉर्ट टर्म निकालना है तो यही करेंगे। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे और वो भी 23 जुलाई के पहले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई से पहले अगर निकालेंगे तो आपको ये 2 चीजें इंडेक्स करनी पड़ेंगी, सॉरी, ये 2 चीजें इंडेक्स करनी पड़ेंगी। मतलब ये हुआ कि आप COA की जगह पर लिखोगे इंडेक्स्ड COA लॉन्ग टर्म के केस में, और COI की जगह पर आप लिखोगे इंडेक्स्ड COI। इंडेक्स कैसे करना है वो हम सिखा देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, वो तो अभी सीख लेंगे। लेकिन ये कब करना है? 2 केस में। 23 जुलाई से पहले अगर बेचा और लॉन्ग टर्म आया तो इंडेक्स करना है, 2 चीजों को इंडेक्स करना है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इंडेक्स नहीं होगा, एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट इंडेक्स होगा। 23 जुलाई से पहले अगर आपने बेचा है तो लॉन्ग टर्म के केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स करना है। 23 जुलाई के बाद बेचा है, आप इंडिविजुअल HUF हो, रेजिडेंट हो, लैंड बिल्डिंग बेची है, तो आप पे चॉइस है कि आप इंडेक्सेशन करके जो फाइनल आंसर है उसका 20% टैक्स दो, या बिना इंडेक्सेशन किए जो आपका फाइनल आंसर है उस पर 12.5% टैक्स दो, मर्जी तुम्हारी। ठीक है जी। अब इंडेक्सेशन सर करते कैसे हैं? देखो जी, बड़ा आसान होता है। इंडेक्सेशन में गवर्नमेंट ने महंगाई दर दे रखा है, इन्फ्लेशन के रेट्स दिए हुए, वो देख लो आप, एग्जाम में गिवन होता है। और क्या इसको याद करके जाओगे? प्रोविजन तो याद नहीं करते तुम, इसको कहां याद करोगे? इंडेक्सेशन के रेट दिए हुए हैं, यानी ये, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII। ईयर वाइज इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है, सरकार ने 2001-2 को बेस ईयर मानकर आगे बढ़ा, यानी 1-2 के पहले वाले इन्फ्लेशन रेट्स नहीं दिए हुए। 1-2 ऑनवर्ड्स सरकार ने ये बनाया है, टेबल तैयार किया। ठीक, ऐसा नहीं है कि 1-2 के पहले था नहीं, पहले था। 81-82 को बेस ईयर मानकर बनाया हुआ था, उससे भी पहले 71-72 को बेस ईयर मानकर बनाया था सरकार। तो इंडेक्सेशन तो था ही शुरू से ही, लेकिन अभी जो करंट आपके लिए बेस ईयर है वो है 2001-2। 2001-2 को 100 माना है और उसके बाद महंगाई दर इसमें सरकार बढ़ाती जा रही है, और हर साल महंगाई दर सरकार पब्लिश करती है कि ये महंगाई दर है हमारे कैपिटल गेन के दृष्टिकोण से। वो हमारा जो जनरल महंगाई दर है उस पर नहीं, कैपिटल गेन के लिए अलग से निकालते। ठीक है, जैसे 2024-25 के लिए 363 ये महंगाई दर तय हुआ है। अब बताता हूं इसको हम इंडेक्स करते कैसे हैं। देखिए, मान लेते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है।
2008-9 आपने एक बिल्डिंग खरीदी जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख है। इसके बाद कुछ ईयर गुजरे, 2014-15 में आपने इसके अंदर इंप्रूवमेंट करवाया 6 लाख, कुछ खर्च किए, कुछ एडिशनल फ्लोर बनवाए। फिर बीच में बहुत सारे ईयर गुजरे और 2024-25 में जानबूझकर मैं पार्टीशन से पहले की बात करूंगा ताकि इंडेक्सेशन आपको दिया जा सके। यहां पर आपने इसे बेच दिया, पार्टीशन 23 जुलाई से पहले आपने बेच दिया। पहले आपने इसे बेच दिया, कितने में बेच दिया जी? आपने बेच दिया जी 38 लाख। और मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर जो ब्रोकरेज है वो 1% ब्रोकरेज भी आपको देना पड़ा। तो अब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, ये तो आपको साफ नजर आ रहा है। पुराने नियम से चलोगे तो लैंड बिल्डिंग के लिए 2 साल होता था, बहुत लंबा पीरियड है तो लॉन्ग टर्म ही हो गया। ठीक है, पीरियड हम कहां से देखते हैं? इंप्रूवमेंट वगैरह से नहीं, हम यहां से पीरियड देखते हैं, यहां से। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कहां से देखते हैं? खरीदने से बेचने की डेट देखते हैं, लॉन्ग टर्म हो गया। देखो प्रेजेंटेशन अभी सिखाऊंगा, अभी जस्ट आपको इंडेक्सेशन का फंडा सिखा रहा हूं। तो सेल कंसिडरेशन आप ले रहे हो 38 लाख, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं मैं ताकि आपका पूरा फोकस सिर्फ इंडेक्सेशन को सीखने में लगे। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1% माइनस कर रहे हो तो 38,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, न्यूज नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। अब चूंकि आपने 23 जुलाई से पहले बेचा तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। इंडेक्सेशन के बेनिफिट के लिए आप अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करो। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 20 लाख, तो 20 लाख को महंगाई के दर से आज की डेट में लेकर आना है। अब एक साधारण बच्चा भी इसे आसानी से समझ सकेगा क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक इक्वेशन है, इसमें कोई मैथमेटिकल फंडा नहीं है। समझ लीजिए कि 8-9 की फिगर है 20 लाख, 20 लाख 8-9 की फिगर है। इस फिगर को आपको 24-25 तक लाना है, तो 8-9 को नीचे रखना पड़ेगा। 8-9 में महंगाई क्या है? 2008-2009 की महंगाई है 137, 137। तो 8-9 की महंगाई 137 है और आज की महंगाई दर है 363। सोचिए 20 लाख के बराबर कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है? 20 लाख के साथ कौन सी वैल्यू है? 137। और आपको पहुंचना कहां है? 363। तो लीजिए ये आपका जो फिगर आया, अमाउंट आया, ये बन गया महंगाई से इन्फ्लेट होके, इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताइए है मुश्किल कि आसान? आसान है। 20 लाख डिवाइडेड बाई 137 मल्टीप्लाई 363, ये आ गया आपका 52,99,270। बताइए आपको तो ये दिख रहा था कि 26 लाख की चीज 38 में बेची, 12 लाख का प्रॉफिट, जबकि यहां प्रॉफिट कहीं से दूर दूर तक सरकार नहीं बता रही। सरकार कह रही है बल्कि उल्टा लॉस हो गया है। आपका प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस हो गया है। इसका मतलब सर क्या हम 38 से ज्यादा में भी बेच सकते हैं? आप बेचो ना, 60 लाख की बेचो ना, मजा आएगा। बल्कि मैं कहता हूं 60 से भी ज्यादा आप 70 की बेचो, इसको चेंज कर देते हैं 70, मजा आएगा। 6930, ठीक है, 6930 ये आ गया। 20 लाख को आपने महंगाई से इन्फ्लेट किया तो वो आ गया 52,99,270। आपकी कॉस्ट 20 नहीं मानती सरकार, 52,99,000, 53 लाख कॉस्ट मानती है। अच्छी बात है, यही इंडेक्सेशन सरकार ने छीन लिया। अब तो बुरा लग रहा होगा।
ये तो गलत बात है। मतलब आज की डेट में सर अगर हम कैपिटल गेन निकालते, यानी पार्टीशन के बाद अगर इसे बेचा जाता तो सीधा सीधा 20 लाख कॉस्ट घटाया जाता क्या? हाँ जी, ये तो गलत बात है। अभी आप देखिए ना, देखिए ये तो मैंने एक एडहॉक फिगर लिया था 38 लाख। इतनी पुरानी प्रॉपर्टी 20 लाख की 38 में कहां बिक रही है? आप तो जानते हो जमीन मकान की वैल्यू कैसे बढ़ी है। तो 70 क्या, मेरे ख्याल से वो करोड़ की भी बिक रही हो। करोड़ की बिक रही हो, ये ज्यादा चांस है। करोड़ क्या, 1.5 करोड़ की। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप फिगर उठाओगे ना, तो आपको तब कंपेयर करके आप देख सकते हो कि बजट में सही किया कि गलत किया। ये मेरे एग्जाम्पल के फिगर से नहीं कर पाओगे। अगर मैं देखूं किसी इलाके में 8-9 में जो रेट था, वो तकरीबन तकरीबन 4 गुना तो हो ही गया है। यानी 80 लाख का तो आज प्रॉपर्टी है ही, तकरीबन 4 गुना आज की डेट में, 2008-9 के फिगर में। आप कहीं भी इलाके में पता कर लो। खैर, अब बताइए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितनी है आपकी? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 6 लाख। 6 लाख नहीं देगी सरकार, कहेगी 6 लाख मत घटाओ, उसे भी महंगाई से इन्फ्लेट करके घटाओ। अब इसको भी महंगाई से हमें वहां पहुंचाना है। बताइए 6 लाख की फिगर कौन से ईयर की है? 14-15 की है। तो आपको महंगाई 14-15 की देखनी पड़ेगी, 240। और ये कहां पहुंचाना है मुझे? 24-25 में। वहां क्या है रेट? 366-63। तो 363 वहां है। कैसे 6 लाख को पहुंचाओगे? 6 लाख डिवाइडेड बाई क्या लोगे? 240। लॉजिकल है। 6 लाख के पास कौन सी फिगर है महंगाई की? 240। जाना कहां है? 363। तो एक छोटा सा लॉजिक के साथ भी आप इसे समझ सकते थे, इसमें कोई बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। अब आपके लिए एलटीसीजी आपका आ गया। एलटीसीजी आपका आया 7,23,223। अगर मान लीजिए यहीं पर मैं कहूं कि आपने 23 जुलाई के बाद बेची होती, तो भी आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। क्योंकि लैंड बिल्डिंग में अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, रेजिडेंट हो इंडिया के, तो लैंड बिल्डिंग में यू हैव चॉइस कि इंडेक्सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इंडेक्सेशन आपको करना सिखा दिया मैंने। इंडेक्सेशन अगर करने के लिए बोल दूं तो आप कर लोगे इंडेक्सेशन। महंगाई की दर गिवन होनी चाहिए, कौन सी फिगर कहां से उठानी है, कैसे करना है, वो हो जाएगा आपसे। अब मान लीजिए कि ये अगर न्यू प्रोविजन के मुताबिक अगर मैं करूं विदाउट इंडेक्सेशन, न्यू प्रोविजन के मुताबिक, तो यहां पर ये 6930 तो पहुंच गया था। इसमें 20 माइनस होगा और इसमें 6 माइनस होगा, और ये आपका कैप गिन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म ही रहेगा, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा। आज की डेट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कैलकुलेशन सेम होने, नए बजट के हिसाब से लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन सेम होगा। क्योंकि इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म को मिलता था, वो हटा दिया, तो दोनों में सेम ही आंसर आना है। लेकिन टैक्स रेट चेंज होता है। बताता हूं। जैसे यहां पर आ गया आपका 43,30,000। अब सरकार कहती है चॉइस, या तो इस पर आप 20% टैक्स दे दो, या इस पर आप 12.5% टैक्स दे दो। आप देख लो आपको क्या ठीक लग रहा है। अब जैसे मैं इस पर 12.5% ले रहा हूं, तो 5,41,000 आ रहा है, और इसका 20% मेरे ख्याल से 1.5 लाख भी नहीं आएगा। तो ज्यादा बेनिफिट मुझे इंडेक्सेशन लेने में है, लेकिन ये तब है जब मैंने 70 लाख की फिगर ली है दोस्त। अगर ये 70 लाख की फिगर 80 लाख की हुई, तो फिर आपके सोच बदल जाने हैं। तो मैंने क्वेश्चन जो एग्जांपल में लिए हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि कहीं पर आपको इधर फायदा दिख रहा हो, कहीं उधर फायदा दिख रहा हो। बताइए आज क्यों मैंने कहा कि 2024-25 वाला ईयर आपके लिए समस्या ही समस्या कैपिटल गेन में। मैं क्या करूं? इलेक्शन के ईयर के वजह से बजट शुरू से नहीं, मतलब फाइनेंशियल ईयर के मिड में आया, जुलाई में आया, 23 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ, और इस वजह से ये पुराने और नए नियम दोनों आपको पढ़ने पड़ गए। तो बताइए अगर आप खुद एग्जामिनर होते तो क्या करते? बच्चों से नया प्रोविजन पूछते? बल्कि मेरे हिसाब से तो इंस्टीट्यूट
को अनाउंस भी कर देना चाहिए कि बच्चों नए प्रोविजन से पढ़ना, हम क्वेश्चन में ट्रांसफर 23 जुलाई ऑनवर्ड्स ही देंगे। भाई एक ही तो पढ़ के चलो, और अप्लीकेबल भी आगे यही है तो यही पढ़ के चलो। अगले साल से क्या होगा भैया, अगले साल की तो पूछो ही मत, क्योंकि अगले साल अगर डीटीसी आ गया, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो फिर सारा ही डायमेंशन बदल जाएगा, फिर उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो क्या सर सिर्फ एक साल के लिए इतनी मेहनत? जी करनी पड़ेगी, क्या कर सकते, क्योंकि पास होना तो जरूरी है। इस बार पास नहीं हुए तो इनकम टैक्स एक्ट के बजाय डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ना पड़ जाएगा, और वो बहुत भारी पड़ेगा। पूरा प्रोविजन अलग से पढ़ना तो हैवी हो गया ना। इसलिए इस बार जरा मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से पास होने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो बोलिए बात समझ आई आपको? क्या बताया मैंने? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे निकलता है वो बता दिया, इंडेक्सेशन कैसे होता है वो बता दिया, और टैक्स रेट पार्टीशन के पहले पार्टीशन के बाद क्या था वो आपको एक बार और दोबारा से रिकॉल करा देता हूं। हालांकि टैक्स रेट के चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बट रिकॉल करा देता हूं आपको। देखिएगा यहां पर रिकॉल करा रहा हूं, देखिएगा। अगर आपका लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म आ रहा है, तो टैक्स रेट है पार्टीशन से पहले 10%, पार्टीशन के बाद 12.5%, इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख रुपए। पार्टीशन से पहले 10, पार्टीशन के बाद 12.5, इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। अगर दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो इंडेक्सेशन के साथ 20, बिना इंडेक्सेशन के 12.5। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पार्टीशन के पहले भी नॉर्मल इनकम, पार्टीशन के बाद भी नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम तो अपना स्लैब, अपनी मर्जी। अगर 111 ए वाला शॉर्ट टर्म आ रहा है, यानी लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो वो 15 और 20, 15% और 20%, यानी कि पुराने नियम 15 और नए नियम 20%। यहां पर मैंने मेंशन करके बताया भी था कि 15, 10 और 20 जो ऊपर हाईलाइटेड है वो कब अप्लाई होगा, जब आपने 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर किया है। और इंडिविजुअल एचयूएफ जो रेजिडेंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट लैंड बिल्डिंग पर उनके ऑप्शन पे होगा विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% दे दें, विद इंडेक्सेशन 20% दे दें, जो भी उनको ठीक लगे। तो ये चीज आज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आई।